नहीं क्या करा? अच्छा। इन्होंने कहा था रशिया से तेल का जहाज आ रहा है, अभी तक हाँ। आया नहीं। भाई अभी तक सारा आया कुछ नहीं। छोड़े, इस बार तो मुझे मिनिस्टर बना दे, देखो कुछ तो करूँ। आजाद मुल्क इंडिया है। बिल्कुल। वो जो यूरोप वाली बात थी वो शायद इस तरह की थी कि जैसे यूरोप के साथ कोई प्रॉब्लम है तो यूरोप कहता है ये पूरी दुनिया का मसला है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है उसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं समीरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया रैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंबर रैन। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी कोई ना कोई। जी एस जे शंकर, द मैन बिहाइंड इंडिया सक्सेस। बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन ओ मिनिस्टर, आदि बायोग्राफी। आज ऐसा ही हमने होता है। मिलकर पढ़ा। अब हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर अगर इंडिया को पहचान दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जयशंकर जी को कोई नेता समझ रहे हैं ना, तो जरा रुकिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके काबिलियत के दम पर सौंपी गई है। इसीलिए तो उन्हें आपने इससे पहले कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में काम करते हुए नहीं देखा होगा। और हाँ, क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं? लेकिन ऐसा क्यों, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, वैसे तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी की फैमिली तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और वहीं दिल्ली में ही 9 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। बड़े होकर जयशंकर जी ने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में एमए, एमफिल और पीएचडी किया और ये डिग्रीज उनके और भारत के लिए आगे चलकर बहुत काम आई। वैसे जयशंकर जी के शानदार स्किल्स उनके कॉलेज के टाइम से ही देखने को मिलने लगे थे, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वह बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। पीएचडी करने के बाद से 1977 में जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस ज्वाइन करके ऑफिशियली अपना डिप्लोमेसी करियर स्टार्ट किया। अपने करियर के शुरुआती 20 सालों में उन्होंने इंडिया के अब्रॉड मिशंस के तहत काफी सारे देशों जैसे मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट, हंगरी और जापान में अलग अलग पोजीशंस पर काम करते हुए अपने स्किल्स को निखारा। और अब टाइम आ चुका था कुछ बड़ा करने का। जयशंकर जी 2004 से 2007 तक वॉशिंगटन डीसी में भारत के राजदूत के तौर पर काम करते हुए इंडिया और यूएस के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो कि भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, इसके पीछे जयशंकर जी को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। एक्चुअली बात यह है कि उस टाइम पर यूएस नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी यानी कि न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। लेकिन इंडिया ने 1974 और 1998 में बिना एनपीटी साइन किए ही इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि इनके नियमों का उल्लंघन था। एक्चुअली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी एक ऐसी इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड्स को रोककर दुनिया में शांति कायम करना। लेकिन इंडिया ने चूंकि उनके नियम को तोड़ा था, इसीलिए यूएस इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा काफी सारे लॉ मेकर्स और एडवोकेट भी इस डील के खिलाफ थे। हालांकि इतने सारे दिक्कतों के बाद भी डॉक्टर जयशंकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसी अनोखी स्ट्रैटेजी बनाई कि यूएस को इस डील के लिए मानना ही पड़ा। असल में जयशंकर जी उस समय पर यूएस में एक इंडियन एम्बेसडर के रोल में काम कर रहे थे और इसी रोल की वजह से ही उनको यूएस के पॉलिसी मेकर से बात करके उनके डील रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिल गया। जयशंकर जी ने पॉलिसी मेकर्स को समझाते हुए कहा कि इस डील के बाद से यूएस इंडिया रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, जिससे टेररिज्म को भी अच्छे से काउंटर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने तक ही रखेगा। और हाँ, जयशंकर जी ने तो यह भी दावा किया कि इंडिया की एनर्जी नीड्स दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रही है और इंडिया अब और फॉसिल फ्यूल यूज करके ग्लोबल एनवायरनमेंट की तबाही नहीं चाहता। इसीलिए अगर इस डील को साइन कर लिया गया तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के हजारों कोशिशों के बाद फाइनली यूएस 2008 में न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए रेडी हो गया।
इस डील के बाद से इंडिया अब इंटरनेशनल मार्केट से न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी खरीद सकता था, जिससे इंडिया का फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी हटके न्यूक्लियर फ्यूल पे आ गया था, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी साइन थी। इस बड़ी जीत के बाद उनका पोस्टिंग सिंगापुर में हो गया, जहां जयशंकर जी ने अगले 2 सालों तक एज अ हाई कमिश्नर काम किया। इसके बाद 2009 से 2013 तक जयशंकर जी चाइना में भारतीय एम्बेसडर के तौर पर काम करने लगे और अपने इन 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, चाइना में काम करने के दौरान ही 2012 में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के साथ एस जयशंकर का मिलना हुआ। एक्चुअली जब मोदी जी अपने चाइना विजिट के लिए गए थे, तब चाइना में कई सारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ मीटिंग शेड्यूल करने में भी जयशंकर जी ने पूरा साथ दिया था। वैसे आपको याद दिलाते चले कि इस टाइम पर मोदी जी कोई बहुत बड़े ग्लोबल लीडर नहीं थे, यहाँ तक कि कुछ सालों पहले ही यानी 2005 में उन्हें यूएस ने वीजा देने से ही इनकार कर दिया था। एस जयशंकर के साथ समय बिताने के बाद मोदी जी उनके काम से इतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि आगे चलकर जयशंकर जी को गवर्नमेंट की एक बड़ी मिनिस्ट्री सौंप दी गई, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। खैर, अपने इन 4 सालों में जयशंकर जी ने चाइना के सीक्रेट मैटर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया था कि बाद में हुए मेजर इंडो चाइना डिस्प्यूट्स को भी उन्होंने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल के लिए 2017 में हुए डोकलाम बॉर्डर इशू को ले लेते हैं। एक्चुअली 2017 में चाइना डोकलाम रीजन में रोड बनाना चाहता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस कंस्ट्रक्शन को होने से रोक दिया था, और वो इसलिए क्योंकि डोकलाम एरिया एक ट्राई जंक्शन एरिया है, यानी कि यहाँ इंडिया, भूटान और चाइना के बॉर्डर हैं। और एक बार उस पर चाइना ने अगर रोड बना लिया तो इसमें भूटान का कुछ टेरिटरी चाइना के कब्जे में तो हो ही जाता, साथ ही साथ इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको इंडिया का चिकन स्नेक भी कहते हैं, उस पर हमेशा खतरा मंडराते रहता। और दोस्तों, चाइना के साथ वॉर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर लूज करने का मतलब है पूरी नॉर्थ ईस्ट से हाथ धोना, और इंडिया अपने जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को क्यों ही देना चाहेगा। इस सीरियस बॉर्डर इश्यू को सॉल्व करने के लिए एस जयशंकर ने सबसे पहले ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी कंडक्ट किया, जिसमें जयशंकर ने भूटान और चाइना ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत करनी शुरू की। इसी बातचीत के दौरान ही एस जयशंकर ने भूटान की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया था। जयशंकर की बातों से चाइनीज ऑफिशियल्स बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और एक सीनियर ऑफिसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जयशंकर एक डिप्लोमेट की तरह नहीं बल्कि सोल्जर की तरह बात करते हैं। और दोस्तों, जयशंकर के इन्हीं एफर्ट्स से ही चाइना ने अपनी आर्मी को पीछे खींचने के साथ साथ डोकलाम रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम रोक दिया। यहाँ जयशंकर जी की ग्रेट नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ खुद दुश्मन देश की आर्मी करती हुई दिखाई दी, और ये जयशंकर जी की ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की जीत थी। खैर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि कुत्ते की पूंछ 1000 सालों तक एक सीधी पाइप में रखने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही कुत्ते की पूंछ की तरह ही चाइना भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। चाइना ने फिर से 2020 में एक वायलेंट बॉर्डर इशू कर दिया, जिसको हम लद्दाख बॉर्डर टेंशन के नाम से जानते हैं। असल में जून 2020 में चाइनीज आर्मी लद्दाख के गलवान वैली में घुसकर इंडियन आर्मी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में वायलेंट बैटल हुआ, जिसमें दोनों साइड्स के काफी सारे सोल्जर्स की मौत हुई। इस बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए फिर से जयशंकर आगे आते हैं, और इस बार जयशंकर जी ने बॉर्डर टेंशंस को कम करने के लिए डायरेक्टली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बात की, और साथ ही चाइना से 5 पॉइंट एग्रीमेंट भी साइन करवाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि चाइना अभी तक हुए सभी इंडो चाइना एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स को मानेगा, और फिर कभी भी अगर बॉर्डर टेंशन हुई तो उसे बातचीत से सॉल्व करेगा, न कि अटैक से। जयशंकर जी यही नहीं रुके, उन्होंने इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम्स में भी उठाया, और इंटरनेशनल सपोर्ट से इस टेंशन को कम करने में हेल्प मिला। और दोस्तों, जयशंकर जी के इन्हीं प्रयासों की वजह से ही 2021 में चाइना ने LAC के पास से अपनी आर्मी को पीछे खींच लिया था। अब दोस्तों, अगर थोड़ा पीछे आए तो 2014 में इंडिया के जनरल इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी से जीत जाती है, और नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर जयशंकर मोदी जी की नजरों में चढ़ गए थे, इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने जयशंकर को यूएस से इंडिया बुला लिया। भारत बुलाकर जयशंकर को अगले 2 सालों के लिए फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, और फिर उनके अच्छे काम को देखते हुए उनका यह टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया गया। यानी कि एस जयशंकर 2015 से 2018 तक एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया काम किए, और इन 3 साल के टाइम फ्रेम में उन्होंने यूएस, रशिया और जापान जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ संबंध मजबूत किए, और इसके साथ ही इंडिया के हित में कई सारी बेहतरीन पॉलिसीज बनाई।
हालांकि उन बेहतरीन पॉलिसीज को बनाने का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उस टाइम की फॉरेन मिनिस्टर को मिला, क्योंकि वो सामने आकर इसकी मार्केटिंग जो किया करती थी। अपने 3 साल का फॉरेन सेक्रेटरी रोल खत्म होने के बाद जयशंकर को टाटा ग्रुप की तरफ से ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट का रोल ऑफर किया गया और यहाँ भी उन्होंने कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। अब दोस्तों साल 2019 आ गया, जिसमें जनरल इलेक्शन होने थे और इस बार भी बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत गई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इलेक्शन जीतते ही मोदी जी ने डॉक्टर जयशंकर को गुजरात से टिकट दिलाया और उनको इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिर्फ और सिर्फ उनके मेरिट्स के दम पर। अपने 5 साल के फॉरेन मिनिस्टर के टेन्योर में जयशंकर ने काफी सारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिसीज बनाए, जिसने इंडिया का इमेज वर्ल्ड स्टेज पर बदल कर रख दिया। 2019 से 2024 के बीच ही जयशंकर जी का असली पोटेंशियल बाहर निकल कर आया और यही टाइम था जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने भी जयशंकर जी के तारीफों के पुल बांधे। अब कब और क्यों तारीफ की, यह जानने से पहले 70 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में रही कश्मीर को कैसे जयशंकर जी ने अपनी स्ट्रैटेजी से आजाद कराने में इंडियन गवर्नमेंट की पूरी मदद की, चलिए वो जान लेते हैं। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था। इसीलिए जयशंकर जी ने दुनिया के सुपर पावर देशों में जाकर अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखा कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है और वो इसमें इंटरफेयर न करें। दुनिया के सुपर पावर देशों को कन्विंस करने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया और उसके बाद से कश्मीर में ना तो कोई दंगा हुआ और न ही कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि क्यों और कब पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने डॉक्टर जयशंकर की तारीफ की थी। एक्चुअली बात थी 24 फरवरी 2022 की, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप पर होने वाला पहला बड़ा अटैक था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। रशिया के इस बिहेवियर को देखते हुए यूएस ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। आसान शब्दों में कहा जाए तो रशिया के साथ कोई भी देश बिजनेस नहीं कर सकता था और जो देश करेगा उससे भी यूएस के संबंध खराब हो जाते। यूएस के इस डिसीजन से दुनिया में ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगा, क्योंकि रशिया दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल पर ही डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए ऑयल का प्राइस बढ़ने के साथ ही दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बढ़ने लगी और भारत में इसी बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए इंडिया ने स्मार्ट कदम उठाया, जिसमें डॉक्टर जयशंकर का बड़ा हाथ था। जैसे कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी का भी साइड न लेने का चूज किया, जिसकी वजह से इंडिया रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी अच्छी रिलेशन को मेंटेन कर पाया। इतना ही नहीं, जब यूएस रशिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कर रहा था तब भी इंडिया ने वोट नहीं डाला, जो कि बाद में जाकर इंडिया का समझदारी वाला डिप्लोमेसी अप्रोच साबित हुआ। इसके साथ ही जयशंकर के द्वारा बनाई गई ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया ने सक्सेसफुली 22,500 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से निकाला और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू किया। इसके अलावा इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लेने के बावजूद भी यूक्रेन में मेडिकल सप्लाईज और एसेंशियल गुड्स भी सप्लाई किया और ये दिखाता है कि इंडिया में मानवता अभी भी जिंदा है। खैर, यूएस के रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद भी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया और फिर जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से इस पर सफाई मांगी तो फिर आगे से डॉक्टर जयशंकर ने उनको समझाते हुए कहा कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को सस्ते ऑयल की जरूरत है, जिसकी वजह से और भी कई सारी चीजें सस्ती होंगी और इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों, इस इवेंट के कुछ समय के बाद जयशंकर ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक ऐसा आइकॉनिक बयान दिया जिससे पूरे यूरोपीय देशों को सांप सूंघ गया। आप खुद ही देखो और सुन लीजिए। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इस वीडियो के कुछ ही महीनों बाद इमरान खान ने भी जयशंकर के इस बयान की तारीफ की। तो ना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क।
और दोस्तों कुछ ऐसे ही एस जयशंकर ने अपने 5 सालों के विदेश मंत्री के रोल में बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाकर भारत को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई और इसी वजह से आज वो भारत के सबसे महान फॉरेन मिनिस्टर बन पाए हैं। इसीलिए मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें सेम पोस्ट दिया गया है। अब देखना ही होगा कि आगे एस जयशंकर जी क्या क्या कमाल दिखाते हैं। वैसे चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब भी कोई राजा वॉर जीते तो पूरा श्रेय राजा को जाता है, लेकिन जीत के पीछे असल हाथ राजा के मंत्रियों का होता है। इसीलिए राजा के साथ इनको भी बराबर का श्रेय और सम्मान मिलना चाहिए। और दोस्तों इन्हीं लाइंस ने ही मुझे एस जयशंकर के लाइफ को आप लोगों के सामने लाने के लिए मोटिवेट किया। जी जनाब। अच्छा मैं जो हूँ इन्हें सरसरी तौर पे समझाता रहता था कि मेरा समझाना तो मेरे ही समझाना होगा, हाँ वो करके लेकिन आज प्रॉपर इन्होंने वीडियो देख ली है तो ये कि बहुत ही मैं कहता हूँ अच्छे तरीके से डिटेल से समझ आ गया होगा कि एस जयशंकर जी की किस तरीके से। अच्छा ये छोटी वीडियो थी और भी बहुत सारी बातें होंगी बेशक, लेकिन एक उन्होंने बड़े तरीके से बता दिया। अच्छा सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी यहीं से जाहिर हो जाती है जब इंसान वज़ीर आज़म बनता है। मेरी पार्टी आ गई, अब यकीन करें मैं उन बंदों को लाऊंगा जो मेरे पार्टी में थे, जिन्होंने मेरी पार्टी में जो वोट करवाए, किसी तरीके से वो मेरा था कोई, तो उन्हीं को मिनिस्ट्रियाँ बंटती है ना। ऐसा ही है। इन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट ऐसे बंदे को दी जो इस मुल्क का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा था, जो ये काम सबसे बेहतर कर सकता था बगैर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। उन्हें वो ओहदा दिया, यही सबसे बड़ी ईमानदारी की बात है। सबसे बड़े खैर ख्वाह चाइना में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई उनकी, फिर उन्हें अच्छा देखो ना वहाँ मेरिट पे काम हो रहा है हमारे। हाँ देखे ना, तो तरक्की तो फिर करेगा ना। ईमानदारी जब काम हो रहा है, किसी मुल्क में काम होगा तो वहाँ तरक्की लाजमी है। जितने भी लोग हैं वहाँ के वो सब मुखलिस है अपने कंट्री के साथ, अपने कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके साथ, तो जाहिर है फिर उन्हें तो हमारे यहाँ तो नहीं होता ना यार। अवाम हुक्मरान के साथ मुखलिस है और हुक्मरान अवाम के साथ मुखलिस। जब हुक्मरान अवाम के साथ मुखलिस है तो जाहिर सी बात है अवाम तो होगी ना। जब मोदी जो मिस्टर मोदी वो अवाम के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना सिंसियर है उनके साथ, तो जाहिर सी बात है अवाम को बोलेगी कि इनकी जान भी हाजिर है हमारी। जब भी हमने अक्सर देखा ना कि मोदी जी जब किसी शहर में पहुंचते हैं, जब गाड़ी इतना उनसे प्यार जताया जा रहा होता है। सारे वहाँ ऑनेस्ट है, सेकंड मेरिट पे काम हो रहा है, लॉयल है ना, तो मेरिट पे काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली तरक्कियाँ होंगी, खुशहाली आएगी, तो वो उनकी कंट्री में आ रही है। अच्छा वो वाला इमरान खान वाला क्लिप, इमरान खान ने जब बाकायदा दुनिया को बताया कि आज़ाद मुल्क इंडिया है। बिल्कुल। कैसे आज़ाद है? जब वो बात करता है कि अच्छा वो जो यूरोप वाली बात थी वो शायद इस तरह की थी कि जैसे यूरोप के साथ कोई प्रॉब्लम है तो यूरोप कहता है ये पूरी दुनिया का मसला है, जो मैं साथ प्रॉब्लम है उसको मानो और जब मैं कहूँ वही करो। तो एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरे कंट्री के लोगों को सस्ता तेल चाहिए, मैं रशिया से किसी से भी खरीदूं, मेरी मर्जी, मैं अपने आवाम का भला देखूंगा या तेरी सुनूंगा। नहीं ये बात सच है। लेकिन बाकायदा हम अपने कंट्री के फैसले, अपनी आवाम की ज़िंदगी के बेहतरी के फैसले हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एक बात ये भी है, आपकी बात अच्छी है, उसी पर कह रही हूँ कि एक बात ये भी है कि अगर आप इक़्तिदार में आते हो तो लफ्जी बयानात ना दे, कुछ करके दिखाएं। 3 साल के अंदर कुछ करके तो दिखाएं भाई। 3 साल एक बड़ा वक्फा है, बड़ा कयाम है आपका। 5 साल लेकिन हमारे 3 साल रहे वो 5 साल नहीं 5 साल वैसे हो, 4 साल कुछ टाइम, 4.5 साल नहीं 5 साल वैसे होता है, लेकिन उन्होंने हमारे आज तक किसी पीएम ने सिर्फ 5 साल लफ्ज़ी गुजारे बात। नहीं गुजारे हैं अभी 5 साल। हाँ पीएम ने नहीं गुजारे, लेकिन जो पार्टीज है उनके 5 साल हुए हैं। 2018 तक जो है वो नून लीग के हुए थे, उससे पहले आप पीपल्स पार्टी चल जाए 2008 से 2008 तक। ये है कि खान साहब की बातें तो बहुत अच्छी थी, बट खान साहब कुछ करते उनके 4.5 साल का एक अरसा बहुत होता है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लफ्ज़ी कलामी बातें होंगी। बहरहाल छुआ तो जो भी सामने आया किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। और अब जो बैठे हुए इन्होंने कौन सा 30 मार खाए? नहीं क्या करा? अच्छा। इन्होंने कहा था रशिया से तेल का जहाज आ रहा है, अभी तक आया नहीं। भाई सारा कुछ छोड़े,
इस बार तो मुझे मिनिस्टर बना दे, देखो कुछ तो करूं, कुछ तो वो हमारा जहाज हमारा जहाज अभी अच्छा, रास्ते में आपने- कर रहा है। एस आपने- शंकर साहब से, अच्छा आपने संसद से। अच्छा आपने 4 वीडियो देखी और आपके लिए मैंने कुछ तो सीखा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। मैं कितना अंदर से तड़प रहूंगा। बनाना चाहिए, पहले बॉस बनेंगे। नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि इनको मैं प्रेसिडेंट बनाना मुझे चाहिए। कितना कुछ पता चल गया होगा कि यार बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें हैं, उनको सीधा कर लें। हम आपसे ही सीखते हैं सारा कुछ, नहीं, आप ही ऐसी हमें कोई- दिखाते हो, बहुत अच्छा डिफाइन करके बताते हैं। बॉस है बॉस। बहुत ये हमारे बॉस हैं। और हम इनसे सीखते हैं। हाँ बिल्कुल वीडियो ग्रेट देखकर। ग्रेट। लेकिन बॉस हमें अब दो वो दे रहे हैं ना, पहले खुद टीच करते हैं, फिर इतनी अच्छी टीच करते हैं जो भी ब्लॉगर होता है, नहीं वीडियो बहुत कुछ बनाता है। सीखने को मिला, बहुत कुछ बिल्कुल। समझने को मिला। और बहुत फॉरेन अच्छा। पॉलिसी एस डी शंकर जी ने, अच्छा आज इंडिया की इमेज, इंडिया का कोई बंदा है वो कहीं जाता है फॉरेन मिनिस्टर, दुनिया में जाके पहले से ही मोदी जी के बारे में बताता है, अपने पॉलिसियाँ बताता है, फिर मोदी जी जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनकी जो रिस्पेक्ट इज्जत होती है, तो उससे पहले उनकी इमेज जा चुकी है ना। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल। कि आज मोदी जी इतनी कामयाबी आज उसके है, पीछे उसके behind- पीछे ये हैं। मतलब जड़ ये है। बिहाइंड जड़- ऑफ सक्सेस इज जय शंकर। बिल्कुल। अच्छा ये हैं अच्छा एंड में उस और भी मिनिस्टर्स और भी है, और उस बंदे ने वीडियो में बोला था ना कि एंड की वीडियो में आप देखें कि अगर किसी को जंग जीतते हैं तो वो बादशाह को जो जाती है, हाँ। तो उसके जो साथी हैं उनको भी इतना क्रेडिट जाता है। पता नहीं ये कुछ सीख रही नहीं सीख रही, मुझे तो मैं तो कहती हूँ ग्रेट जी, ग्रेट ग्रेट काम हो रहा है। ये बताओ मैं सीख रही हूँ नहीं सीख रही? ना सीख रहे हैं, ये बदली सीख रही नहीं सीख रही, ये सोच रही है, ये अंदर नहीं अंदर तो क्या सोच रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही यार। वाकई हमने तो ऐसे शंकर की काफी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे तो पता है। पहले अल्लाह देखी ताला नहीं। हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और वो बिल्कुल भी ऐसे। अल्लाह करे कि इसी तरह मुखलिस हो, लेकिन आवाम भी मुखलिस हो। ये जो आवाम आई हुई बसों के अंदर गंद कर रही है ना, यहाँ कहीं गुटखा कहीं छाली, तो ये और ये तोड़ फोड़ गंदगी, ये बसें बहुत मैं तो पता है अच्छी इस चीज़ को क्या समझता हूँ, मैं तो मुझे अब कोई बंदा गाली गलौज भी कर रहा होता है तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। क्यों? मेरा ये हाँ क्यों हैरत है ना, मुझे लगता है ना समझ, इसे पता ही नहीं कि सफाई क्या होती है, क्या होती है, इखलाक क्या होता ये है, बात। बिहेवियर क्या होता है, किसी को रास्ता देना क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है इनको पता ही नहीं है। हम लोग एक ऐसे गाँव में पले बड़े हैं जिस गांव का निज़ाम ही ऐसा है, तो मुझे लगता है कि ये मासूम है। यार ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा बताया, आज से मैं बस यही यूज और अल्लाह करे जो मासूम इंडिया लगता में है। इतनी प्यारी प्यारी ट्रेन्स हैं, इतने हुकूमत ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए की, अल्लाह करे वो भी इतने ही साफ सुथरे रहें जितना उन्होंने बना कर दिया है, क्योंकि आवाम ही सब कुछ कर सकती है। हुकूमत का काम तो सिर्फ आपको गिफ्ट करना। अच्छा उनकी गिफ्ट मजे को की बात संभालना है ना, आपका काम। वो जो गिफ्ट बना रहे हैं अपनी आवाम को दे रहे हैं, वो उनके घर में ही बन रहा है। आप लोग खुश नसीब हैं भाई। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा एस जयशंकर जी के बारे में आज इनको जानने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।